सो हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने अभी तक डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को अच्छे से समझ लिया था, बट हमने समझी थी उसकी थ्योरी। अब जब उसका रियल एक्चुअल पार्ट यहाँ पर करेंगे तो तब जाके हमको असल में समझ में आएगा कि वेक्टर के क्वेश्चंस आते कैसे हैं और ऐसे क्वेश्चन के साथ डील कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर से डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन लेके चलूंगा। तो हम आज स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट। ओके, डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। जैसे मैंने कहा था आई डॉट आई होता है वन, जे डॉट जे होता है आपका वन, और के डॉट के होता है आपका वन। ये तो आपको बताया था। उसी के साथ मैंने बताया था आई डॉट जे अगर मैं करूँगा उल्टा सुल्टा करूँगा तो वो जीरो हो जाता है, या जे डॉट के करूँगा तो तब भी जीरो आ जाता है, या के डॉट जे करूँगा तो तब भी हमारे पास जीरो आ जाता है। वन मोर थिंग, जैसे कि मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में बताया था ना, आई डॉट है ये माइनस प्लस करके भी कुछ कॉन्सेप्ट था, ऐसा वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में नहीं होता। डॉट प्रोडक्ट में ये वन 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 ही आएगा या जीरो 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 ही आएगा, ऐसा उसमें माइनस का माइनस प्लस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर प्रोडक्ट होता है। क्रॉस में तो ऐसा होता है कि वो डायरेक्शन को दिखाता है ना, माइनस प्लस वो किस एक्सेस में जा रहा है इसकी वजह से, लेकिन डॉट में यहाँ पर आई डॉट आई वन ही होगा, जे डॉट जे के वन ही होगा, के डॉट के वन ही होगा, है ना। और बाकी उल्टे सुल्टे में सब क्या हो जाएंगे, जीरो। हाँ, अगर मैं ऐसा ऐसा लिखता हूँ, ये जे डॉट आई लिखता हूँ, उल्टा लिखा रहा मैंने, तब भी आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है, के डॉट जे लिखा मैंने तब भी आंसर जीरो ही आएगा, जे डॉट के लिखा मैंने तब भी आंसर हमारे पास जीरो ही आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, चलिए अब क्वेश्चंस को लेके चलते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं खुद अपने मन से यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। तो हमको मेन पर्पज़ हमारा है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, बस हो गया। पहले ये सीखना है, उसके बाद हम और न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई क्वेश्चन लिया, आई प्लस जे प्लस टू के, इस तरह से मेरे मेरे पास कोई एक वेक्टर है, ए वेक्टर, है ना। ऐसे ही मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है, बी वेक्टर, इसको कुछ और ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा आई प्लस टू जे प्लस फाइव के, ये मेरे पास कोई वेक्टर है, दो वेक्टर है। अब मैं कहता हूँ कि फाइंड आउट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर, है ना। हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो सिंपली यहाँ पर ए और बी की वैल्यू को लिख दो, आई प्लस जे प्लस टू के डॉट आई प्लस टू जे प्लस फाइव के। इस तरह से मैंने यहाँ पर दोनों को लिख दिया। अब देखिए बच्चों, क्या आएगा, हम क्या करेंगे, देखो वैसे सिंपली मल्टीप्लिकेशन में होता क्या है, हमने जैसे कि छोटी क्लासेस में पढ़ा है, इस आई को पहले मैं इसके साथ इसके साथ इसके साथ सबके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। फिर इस जे को मैं इसके साथ इसके साथ इसके साथ सबके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। फिर ये टू के वाले को इसके साथ इसके साथ इसके साथ सबके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। तो टोटल हमारे पास सारी चीज़ें सबके साथ मल्टीप्लाई होती हैं, है ना। तो इस हिसाब से वैसे देखा जाए तो हमको पूरा ओपन करना है, बट यहाँ पर देखिए, पहले मैं आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब आई से आई का डॉट प्रोडक्ट होता है तो आई डॉट आई आता है हमारे पास वन, तो आंसर आ जाएगा वन। फिर देखिए, फिर प्लस, फिर आई वाले को हमने टू जे के साथ करना है, तो टू तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो आई का जे के साथ अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो आई का डॉट के साथ प्रोडक्ट होता है जीरो, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा जीरो, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आई का मैं के साथ करूंगा तो आई डॉट के भी हमने क्या पढ़ा है, आई डॉट के भी हमने पढ़ा है जीरो, है ना। तो यानी कि ये वाला भी आपका क्या आ जाएगा, इसका प्रोडक्ट जीरो ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब है आई वाला बस आई वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा और बाकी दोनों के साथ क्या हो जाएगा, जीरो। सेम चीज जे वाले को अगर मैं आई के साथ करूंगा तो जे डॉट आई हमारे पास अगेन जीरो होता है, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर जे वाला सिर्फ जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि जे के आगे है हमारे पास वन और यहाँ जे के आगे है टू, तो टू वन जा टू और जे डॉट जे आगे जाएगा वन, है ना। प्लस फिर के वाला देखो, आई के साथ जीरो जे के साथ जीरो, के वाला भी के वाले के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, के आगे है टू और इस के आगे है फाइव, तो टू फाइव जा हो गया टेन और के डॉट के हो गया वन। तो आप देखिए आंसर कितना आ गया, वन प्लस टू प्लस टेन, यानी कि 13 विल बी और आंसर। यानी कि ए डॉट बी कितना हो गया आपके पास, 13। तो देखिए मैंने बच्चों क्या कहा था आपसे, जैसे कि डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास स्केलर वैल्यू आती है, स्केलर वैल्यू आती है मतलब कि 13 की कोई डायरेक्शन थोड़ा है, 13 की कोई डायरेक्शन है, 13 एक खाली हमारे पास वैल्यू है। ओके, सो बच्चों अब देखते हैं यहाँ पर कुछ और एग्जांपल इसके लेके चलते हैं। अभी तो मैंने यहाँ पर सारी वैल्यूज प्लस की ली थी, आई जे के की वैल्यू क्या के। अब मैं कुछ यहाँ पर माइनस वाली वैल्यू लेना चाहूँगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक वेक्टर लिया ए इक्वल टू माइनस आई प्लस टू जे माइनस थ्री के, एक वेक्टर ये लिया। दूसरा वेक्टर ले लेते हैं टू आई माइनस जे माइनस का के फाइव के, इस तरह का कुछ भी ले लिया मैंने वेक्टर, है ना, अपने मन से। नाउ अगेन मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट करना चाहता हूँ तो अगेन पहले तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, आई, इन दोनों को इस तरह से लिख दिया। अब देखिए आपने शॉर्टकट में इसको कैसे याद रखना है कि आई वाला आई वाले से ही मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे वाले से ही मल्टीप्लाई होगा, के वाले से ही मल्टीप्लाई होगा, और आई जे के को हम गायब कर देंगे। सिंपल ये तरीका समझो, आई वाला आई वाले के साथ, जे वाला जे वाले के साथ, के वाले के साथ। तो कितना आ गया देखो, आई के आगे है माइनस वन और इस आई के आगे है टू, तो वन इंटू माइनस टू कितना हो जाता है, सॉरी माइनस वन इंटू टू कितना हो जाता है, यहाँ पर माइनस का टू हो जाता है, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो क्या आ गया माइनस टू। फिर प्लस का टू और माइनस का मल्टीप्लाई हो गया अगेन माइनस टू।
माइनस वाला मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा और 3 5 आ जाएगा 15। तो आंसर कितना आ गया, -2 आ गया -4 और ये आ गया आपका 15 यानी कि 11 विल बी योर आंसर। तो देखिएगा ऐसे बच्चों ए डॉट बी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है ना, एक सिंपल आंसर दे रहा है, वो कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा। हाँ अगर इस आंसर में आई जे किए होता तो तब हम कहते हैं यस इट हैज़ डायरेक्शन ऑल्सो, जो कि अभी हम क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस में देखेंगे। तो काफ़ी सिंपल सा होता है हमारे पास यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट, और इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, इसको हम दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना भी सीखेंगे, कैसे एंगल निकाला जाता है ना, डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से। तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। ओके सो स्टूडेंट अब देखते हैं यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा बहुत लेंदी प्रोसेस है ना, थोड़ा बहुत लेंदी प्रोसेस है, इसको सीखने के लिए आराम से थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा। देखिए अब अभी मैं इसके सिंपल से एग्जांपल लेके चलता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिया i + j + k, ए हमारे पास ये हो गया। बी वेक्टर मैंने लिया यहाँ पर, वेक्टर को डिनोट ना ऊपर से एरो लगा के करते हैं। ओके तो जैसे मैंने बी वेक्टर लिया, चलो 2i + j + 2k इस तरह से लिख लिया। छोटे छोटे मैंने यहाँ पर इसके जो कोफिशिएंट है उनको बहुत स्मॉल रखा ताकि हमारे मल्टीप्लिकेशन करने में प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए अब अगर मैं इसको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करता हूँ तो ये वाली मेथड देखिए बहुत अच्छे से। इसको पहले तो हम जो है इस तरह से एक ब्रैकेट लगाते हैं, इसको डिटर्मिनेंट मेथड बोलते हैं वैसे जनरली। क्लास 12th में मैथ्स में बहुत अच्छे से समझाया जाता है इसको, और इसको आपको सभी लोगों को सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत जगह यूज़ होता है। तो सबसे पहले तो हम आई जे के लिख देंगे, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ पर भले इनके आगे से कोफिशिएंट कुछ भी हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, पहले आई जे के लिख देना है। ठीक है, फिर इस ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ब्रैकेट इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगी मॉडुलस की तरह। उसके बाद ये i के सामने कितना है 1, इस j के सामने कितना है 1, इस k के सामने कितना है 1, यानी कि पहले वेक्टर के जो कोफिशिएंट है उनको लिख देना है। फिर जो b वेक्टर है उसके आगे के कोफिशिएंट क्या है 2 1 2, b वाले वेक्टर के कोफिशिएंट को भी लिख देना है। सिंपल, पहले तो हमने इतनी चीज़ करनी है। ओके उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद देखिए पहले हमने लिखना है यहाँ पर i वेक्टर i कैप। जैसे मैं i कैप लिख को लिखूंगा तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन छुप जाएगी। ओके ये दोनों लाइन को हम छुपा लेंगे। जो हमारे पास रिमेनिंग चीज़ बची उसको लिख लेंगे फिर से एक मॉडुलस के अंदर, छोटा सा मॉडुलस, ये 1 1 1 2। देखिए ये तो बच रहा है मॉडुलस। आई लिखते ही जो स्ट्रेट लाइन में आई के साथ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को छुपा देंगे। ठीक है, क्या बचेगा 1 1 1 2। फिर उसके बाद फिर जब जे का नंबर आता है तो जे के आगे लगता है माइनस। ये बाय डिफॉल्ट है, मतलब जो हमारे पास डायगोनल में है उनके साथ माइनस नहीं लगता। अगर मैं किसी भी रो के अलॉन्ग इसको ओपन करता हूँ तो अभी मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग ओपन कर रहा हूँ तो ये डायगोनल में है, ये भी डायगोनल में है ना, इस स्क्वायर मैट्रिक्स के। तो ये जो जे है ये जे के आगे अगर ये डायगोनल में नहीं है तो माइनस लग जाएगा। कुल मिला के आप याद इतना रखिए कि जो जे है जे के आगे हमने माइनस लगाना है। भले भले यहाँ पर कुछ भी साइन हो, हमको माइनस अपने मन से एक डिफॉल्ट में रखना है ना। तो जे मैंने यहाँ पर लगा दिया और उसके आगे लिख दिया माइनस। फिर अगेन जे वाली लाइन को ऐसे पूरी छुपा दो, जैसे हाथी चलता है शतरंज में। हाथी अगर यहाँ पर होगा तो ऐसे या ऐसे चलेगा ना, तो लाइन को हमने छुपा देना है। तो उसके बाद ये आ गया हमारे पास 1 1 2 2 इस तरह से बचा है ना। ये बचा हमारे पास 1 1 2 2, ये हमारे पास बचा। फिर के वाली लाइन है, के वाली लाइन को भी अगेन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर प्लस का के लिखेंगे। बस माइनस जे वाले में आएगा, बस इतना ध्यान रखिए। तो के वाले को मैंने ऐसे छुपा दिया तो बचा 1 1 2 1 है ना। तो ये बचा हमारे पास 1 1 2 1, ये बचा देखिए आराम से, है ना। उसके बाद अब देखिए ये आई को अगेन ऐसे लिखा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए पहले इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में आएगा माइनस, फिर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 1 जा 2, फिर बीच में आएगा माइनस, 1 1 जा 1 माइनस जी, अगेन 2 1 जा 2, फिर बीच में आएगा माइनस, 2 1 जा 2, फिर प्लस, फिर देखिए 1 1 जा 1, फिर बीच में आएगा माइनस, 2 1 जा 2। अभी मैंने देखिए ऊपर के सारे साइन प्लस के लिए थे इसलिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो, वरना प्लस माइनस में स्टार्टिंग में लेता तो आप लोगों को समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। बस अब सिंपल मैथमेटिक्स लगा लेते हैं। तो 2 में से 1 गया, हमारे पास 1 बचा, यानी कि 1 आई आ गया, 1 लिखेंगे नहीं। और 2 - 2 आ गया 0, यानी कि 0 जे हो गया। उसके बाद ये 1 - 2 हो गया -1, यानी कि माइनस का 1 के। अब तो हमारे पास फाइनल आंसर बचा आई माइनस के, ये हमारे पास आ गया आंसर। देखिए अब तो हमारे पास ए क्रॉस बी कितना आ गया, आई माइनस के। तो आई माइनस के जैसे कि हमारे पास ये आंसर आ चुका है। तो देखिए आई और के खुद यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर है, यानी कि हमारे पास जो टोटल आंसर आया है वो एक यूनिट वेक्टर ही आया है। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ओके, कभी कभी ऐसा चलो मैग्नीट्यूड वाली थोड़ी देर में बात करेंगे, फिलहाल इसके एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट को हमेशा सॉल्व किया जाता है। अब हम इसके बाद एक दो क्वेश्चन और देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के, फिर हम थोड़ा सा धीरे धीरे स्टैंडर्ड को बढ़ाते रहेंगे।
सो स्टूडेंट जैसे कि अब अगले क्वेश्चन में हमारे पास दो वेक्टर फिर से हैं, a इक्वल टू 2i माइनस 2j प्लस के और b इक्वल टू i माइनस 5k प्लस 3k। मैंने इसमें अपने मन से कुछ भी माइनस प्लस लिया, चलो इसको भी माइनस कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहता हूँ कि दोनों का मैं क्रॉस प्रोडक्ट करके हमारे पास देखते हैं आंसर क्या आता है, कैसे इसको करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहले यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा मैं a क्रॉस b। ओके, तो जैसे कि ये बीच में जी आएगा, तो जैसे कि a क्रॉस b इक्वल टू आ जाएगा आपके पास डिटरमिनेंट के अंदर मैंने पहले कहा था कि यहाँ पर i j और k को लिख देना है, सिंपली i j k को लिख देना है हमने, है ना। उसके बाद a वेक्टर के देखो, a वेक्टर में यहाँ पर क्या लिखा है 2, फिर यहाँ पर लिखा है -2 और k में यहाँ पर लिखा है 1, और b में क्या लिखा है देखिए, i के आगे है -1, j के आगे है -5 और k के आगे है 3। ये तो हमने सिंपल सा पहले डिटरमिनेंट बना लिया है ना, इन दोनों लाइन को डिटरमिनेंट बोलते हैं। फिर मैंने आपको क्या कहा था, पहले मैं i को लिखूंगा, तो i को लिखा मैंने, फिर i को छुपा दिया इस तरह से छुपा दिया, तो हमारे पास बचेगा क्या, इसमें यहाँ पर डिटरमिनेंट छोटा डिटरमिनेंट आएगा अब, तो यहाँ पर बचेगा -2, 1, -5 और 3, ये बचा। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर -j लिखना है। मैंने क्या कहा था, ये रूल ही है, j के आगे माइनस लिखना है हमने, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पर सॉल्व करना है तो j के आगे माइनस लिखना ही लिखना है। फिर अगेन j वाली लाइन को छुपा दो ऐसे करके, जैसा हाथी चलता है एलिफेंट। तो अगेन 2, 1, -1, 3 बचे, है ना। तो 2, 1, -1, 3, फिर प्लस का k, अगेन k वाले में देखो क्या क्या बचा, 2, -2, -1, -5, ये हमारे पास बचा। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। अगेन देखो, फिर मैंने क्या कहा था, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, फिर बीच में माइनस, पहले देखो, फिर -2 और 3 आ गया हमारे पास, -6, फिर बीच में आता है माइनस, फिर -5 प्लस -5 और 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा। फिर से देखिए, -2 एंड 3 मल्टीप्लाई किया, ऐसे देखिए, -2 इंटू 3, फिर बीच में माइनस आता है, फिर यहाँ पर -5 इंटू 1, इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, -6 माइनस प्लस का 5, इस तरह से। तो देखिए क्या कहा मैंने, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -6, फिर बीच में माइनस आता है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, 5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, यानी कि वो हो जाएगा +5, माइनस का जी। फिर से देखिए, 2 3 जा 6, फिर बीच में आता है -1 और 1 मल्टीप्लाई होकर 1, ये माइनस और ये माइनस बना देगा प्लस, है ना, प्लस। अगेन के कैप 2 5 जा आ गया यहाँ पर 10, लेकिन आएगा माइनस का, फिर बीच में होता है माइनस, बीच में रूल जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में होता है माइनस। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू -2, ये आ जाएगा हमारे पास +2, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर साइन प्लस का आ जाता है ना। तो +2 यानी कि प्लस का ही 2 यहाँ पर सिंपल रखना है, वो माइनस तो यहाँ पर फॉर्मूले में है ना। तो आ जाएगा हमारे पास i -1 माइनस का j 7 प्लस का k माइनस का 12। अब थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ये आ गया हमारे पास माइनस का i माइनस का 7j माइनस का 12k। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो देखिए बच्चों, कितने आसान तरीके से हमारे पास यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। थोड़ा बहुत आपको अभी यहाँ पर प्रॉब्लम हुई होगी क्योंकि मैंने माइनस में वैल्यू ली है और मैंने जानबूझ के ली थी ताकि आप लोग थोड़ा और उसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर पाओ। सो स्टूडेंट, अभी तक हमने यहाँ पर कुछ वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब देखते हैं, देखिए इसमें एक और चीज़ होता है कि हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, है ना। मैग्नीट्यूड, जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास मान लो कोई वेक्टर है a इक्वल टू i प्लस 2j प्लस के, ये हमारे पास कोई एक वेक्टर है, ठीक है। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, देखिए जो a वेक्टर है, सबसे पहले हम उस पर इस तरह से मॉडुलस का साइन लगा देते हैं, इस तरह से। फिर क्या करते हैं, रूट का साइन लगाएंगे। फिर जो i के सामने जो कोफिशिएंट है, जैसे 1 है तो 1 का स्क्वायर करते हैं। फिर j के सामने जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करते हैं। फिर k के सामने जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करते हैं। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 + 4 + 1, यानी कि आ जाएगा √6। तो इस तरह से किसी भी वेक्टर का क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड। जैसे इसके कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल a वेक्टर हमारे पास i + j, सिर्फ i और j भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा उसमें j के तीनों हो, एक से भी चल जाता है कभी कभी, हम उसको भी हम वेक्टर ही बोलेंगे। तो अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो यहाँ पर आ जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस j का 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। i के सामने भी 1 है, j के सामने भी 1 है, k कुछ है नहीं तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि हमारे पास आ गया √2। तो √2 हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर आंसर। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। जैसे कोई एक माइनस वाली क्वांटिटी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगेन मैं एक दूसरा कोई ए वेक्टर ले रहा हूँ, i - 2j माइनस का चलो 3k, ये ले लेते हैं, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसा आएगा वो देखिए। तो a पे हम यहाँ पर लगा देंगे मॉडुलस, फिर आ जाएगा i के सामने है 1 का स्क्वायर प्लस j के सामने है -2, तो -2 का स्क्वायर, -2 पे भी स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है, प्लस
के सामने -3 है तो -3 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 + 4 + 9, तो कुल मिला के आंसर आ गया √14। तो √14 क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी वेक्टर का क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड निकालने के बाद अब हम देखते हैं कि कैसे हम दो वेक्टर के बीच में एंगल्स निकालते हैं। तो बच्चों जैसे कि अब मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर है ए और ए वेक्टर है i + j, और दूसरा वेक्टर हमारे पास b, ये है i - j। इस तरह से मेरे पास दो वेक्टर हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हमको इस a और b के बीच में एंगल निकालना है। तो जैसे a वेक्टर कहीं और को जा सकता है, b वेक्टर कहीं और को जा सकता है, तो इन दोनों के बीच में हमको क्या निकालना है, एंगल। तो एंगल निकालने के लिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका क्या, देखो हमारे पास पहले तो देखिए एंगल निकालने के लिए हमेशा पहली चीज़ याद रखिए, हमको डॉट प्रोडक्ट से ही आंसर आएगा। क्रॉस से भी आ सकता है, बट क्रॉस से काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाती है, इसलिए हमेशा इन जनरल डॉट प्रोडक्ट का ही यूज़ करते हैं। तो पहले तो देखिए ए डॉट बी का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है ए बी कॉस थीटा, है ना, जहाँ पर ए और बी क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड, ए और बी क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मुझे यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकालना यानी कि एंगल निकालना है, तो मुझे ए का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, बी का मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो पहले सबसे पहले ए और बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अभी बता रखा था। इसका आगे से हमारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 + जे के आगे भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि हमारे पास आ गया √2। अब जैसे बी हमारे पास है, तो बी में भी देखिए आई के आगे है 1 और जे के आगे हमारे पास है -1, तो -1 का भी होल स्क्वायर, यानी कि हमारे पास अगेन आंसर आ गया √2। तो ए और बी दोनों का हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया है। अब देखते हैं यहाँ पर फॉर्मूले में रख देते हैं पूरी चीज़ को, जो जो हमारे पास गिवन है इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो देखिए ए वेक्टर जो है पूरा का पूरा यहाँ पर रख देते हैं। तो ए वेक्टर था हमारे पास i + j, फिर बीच में यहाँ पर डॉट डॉट है, तो बी वेक्टर कितना है, i - j, फिर उसके बाद ए वेक्टर अगेन हमारे पास है √2, बी वेक्टर भी अगेन हमारे पास है √2, फिर यहाँ पर लिख देंगे हम कॉस थीटा, हमको थीटा बतानी है और थीटा ही हमको निकालना है, एंगल निकालना है दो वेक्टर के बीच में। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करना भी हमने थोड़ी देर पहले सीखा है। आई के आगे है 1, इस आई के आगे भी 1, 1 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1, इस जे के आगे है 1 और इस जे के आगे है -1, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -1, √2 और √2 को मल्टीप्लाई किया तो 2, और यहाँ पर आ गया कॉस थीटा, 1 - 1 आ गया 0, और ये 2 को नीचे भेज देते हैं। तो समथिंग अपॉन 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0। तो अब थीटा की कॉस थीटा की वो वैल्यू जहाँ पर आंसर आता है 0, यानी कि वो एंगल जहाँ पर कॉस की वैल्यू आती है 0, वो होता है थीटा = 90 पर। यानी कि कॉस थीटा कहाँ पर 0 होता है, कॉस थीटा कहाँ पर 0 होता है, जहाँ पर थीटा होता है हमारे पास 90 डिग्री, यानी कि दोनों के बीच में एंगल आ चुका है। तो ये ऐसे वाले टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। जनरली देखा जाए तो ये ज़्यादातर पार्ट हमारे पास क्लास 12 के मैथ्स का है, बट वेक्टर के यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं जो आपको यहाँ पर इस तरह से सॉल्व करने पड़ेंगे, इसलिए यहाँ भी उस चीज़ को सीखना बहुत जरूरी है। हाँ, जो यहाँ अच्छे से सीख के जाएगा उसको क्लास 12 की मैथ्स में काफ़ी हेल्प होने वाली है, वो अलग चीज़ है। बट ऐसा नहीं कि इसको यहाँ सीखना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्वेश्चन इसके इसी फॉर्मूले और इसी तरीके से बनेंगे। ये तो खाली वेक्टर्स का भी बेसिक्स है कि वेक्टर्स में हम कैसे एंगल्स को निकालते हैं, कैसे क्या चीज़ करते हैं। क्वेश्चनों का लेवल धीरे धीरे आपका बढ़ते रहेगा। सो बच्चों अब इसका एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं, देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स पी एंड क्यू इज गिवन बाय r² = p² + q², व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। देखिए थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन अभी तक हमने जितना पढ़ लिया है उससे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए वो क्या करा, इस बार हमको क्या करा, दो वेक्टर हैं पी और क्यू, उनके बीच का हमने एंगल निकालना है। हो सकता है पी वेक्टर यहाँ को जाए, क्यू वेक्टर यहाँ को जाए, है ना, ये पी वेक्टर मान लेते हैं, ये क्यू वेक्टर मान लेते हैं, इनके बीच में जो एंगल है थीटा, उसको मुझे फाइंड आउट करना है इस बार क्वेश्चन में। और वो लेकिन एक उसके लिए एक हेल्प हमको दे रहा है, अभी पी और क्यू किसी की वैल्यू नहीं दे रहा है इस बार, है ना, वेक्टर ही नहीं दे रहा है, लेकिन एक हिंट दे रहा है यहाँ पर। क्या हिंट दे रहा है, r² = p² + q², यानी कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा r, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा r, वो रिजल्टेंट ऐसे निकलता है ना, रिजल्टेंट ये पैरेललोग्राम मेथड में। तो जो इसका रिजल्टेंट दे रहा है उसके बीच में और वेक्टर के बीच में रिलेशन दे रहा हो कि r² = p² + q²। अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा ना, थोड़ा बहुत याद, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मेट को देख के आंसर बता दोगे, क्योंकि मैंने पहले ऐसा आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलो नहीं भी पढ़ाया तो अभी याद आ जाएगा आपको, या नहीं भी याद है तो आपको अभी याद आ जाएगा। चलो देखते हैं, फिलहाल देखते हैं हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले देखते हैं रिजल्टेंट का जो जनरल फॉर्मूला होता है। तो वो होता है r², मान लो रिजल्टेंट r² है, या r = होता है हमारे पास दो वेक्टर है p, तो p² + q² + 2pq cos थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब एक काम करते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं। बोथ साइड जैसे स्क्वायरिंग करूंगा तो ये आ जाएगा r² = p² + q² + 2pq cos थीटा।
है ना। अब देखिए हमको दिया क्या है, गिवन कंडीशन क्या है, ये कंडीशन तो हमको याद है कि ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है। गिवन कंडीशन ये है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो इस आर स्क्वायर की जगह पर हम रिप्लेस कर देते हैं पी स्क्वायर प्लस, या फिर एक काम करते हैं, जो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है ना, इसको आर स्क्वायर मान लेते हैं ना। तो आर स्क्वायर इक्वल टू, इस पूरे को आर स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। तो आर स्क्वायर को वहाँ ले जाऊंगा तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा 0, या ऐसे कभी काट लो, एक ही बात है, 0 बचा। यहाँ पर बचा 2 पी क्यू इक्वल टू कॉस थीटा। तो अब उसके बाद इस 2 पी क्यू को भी नीचे ले जा लेते हैं, तो 0/2 पी क्यू कॉस थीटा। तो देखिए 0/समथिंग ऑलवेज 0। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जब कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा हमारे पास कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री। इसका मतलब पी और क्यू के बीच में एंगल कितने का है, 90। ये इस तरह से हमारे पास पी और क्यू के बीच में ये सिंपल लाइन होगी, ये एंगल 90 का होगा, रिजल्टेंट इस तरह से गया हुआ होगा। ठीक।